गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग समास और समास के द्वारा शब्द निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ रहे थे। हम अपनी पहली वीडियो में समास की परिभाषा, समास के भेद, सामासिक पद, समास विग्रह, तत्पुरुष समास के भेद और उनके चिन्ह का अध्ययन किए। अब हम दूसरे समास का दूसरा भेद, पहला समास का भेद था तत्पुरुष समास, अब समास का जो दूसरा भेद है अव्ययी भाव समास, उसका अध्ययन करेंगे। अव्ययी भाव समास, समास का दूसरा भेद है अव्ययी भाव समास। जैसा कि हम पहले आपको बताए हैं, समास का अर्थ संक्षिप्त करना होता है और समास की 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। तो आज समास का दूसरा भेद, पहला भेद तत्पुरुष हम पढ़ चुके हैं, अब दूसरा भेद पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद में पहला पद प्रधान हो, ये पूरा वाक्य है जिसमें पहला पद प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्यय आपको पढ़ाया जा चुका है, अव्यय मतलब इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। तथा समस्त पद होने पर सारा शब्द भी अव्यय बन जाता है। जैसे प्रतिदिन, दिन दिन या हर दिन, इसमें पहला पद जो है अव्यय है, ये नहीं बदलेगा, इसलिए पूरा वाक्य, पूरा पद जो है अव्यय बन जाएगा। आजन्म, जन्म भर, तो इसको जन्म से लेकर मृत्यु तक भी कह सकते हैं, पूरा जीवन कह सकते हैं, लेकिन जन्म नहीं बदलेगा, इसलिए ये पूरा सब अव्यय हो गया। यथा विधि, विधि के अनुसार, पूरा पद अव्यय है। आमरण, मरने तक या मृत्यु तक, ये भी पूरा अव्यय है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और पहला पद अव्यय होने के साथ साथ पूरा पद अव्यय हो जाता है, पूरा पद अव्यय हो जाता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब तीसरा है कर्मधारय समास। तो जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब इसको उदाहरण से हम समझाते हैं। जिस समस्त पद में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है, तो पहले विशेषण और विशेष्य का संबंध देखते हैं। कृष्ण सर्प, काला है जो सर्प, यहाँ काला विशेषण है और सर्प विशेष्य है, तो दोनों में संबंध है ना, तो काला और सर्प दोनों में संबंध है, तो विशेषण विशेष्य संबंध है। नील गाय, नीली है, नीला है जो गाय, नीली है जो गाय, यहाँ नीला रंग विशेषण है और गाय विशेष्य है, तो यहाँ भी संबंध है दोनों में। अब उपमेय और उपमान संबंध, अगर आपको विशेषण विशेष संबंध मिले या उपमेय उपमान संबंध मिले, तो आप ये जानिएगा कि ये संबंधों वाला कर्मधारय समास होगा। चरण कमल, कमल के समान चरण, यहाँ कमल उपमेय है और चरण उपमान होगा, तो यहाँ उपमेय और उपमान का संबंध दिख रहा है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, यहाँ मुख उपमेय और चंद्रमा उपमान होगा, यहाँ उपमेय उपमान संबंध है, तो आप इसे समझ लीजिएगा कि ये कर्मधारय समास है। अब चौथा है द्विगु समास। जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक होता है, द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है, तथा समस्त पद किसी समूह या समुदाय का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिफला, 3 फलों का समूह, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, पंचवटी, 5 वटों यानी 5 वृक्षों का समूह। इस तरह से आपको द्विगु समास की परिभाषा समझ में आ गई। द्विगु समास भी आप पहचान सकते हैं, उसमें संख्यावाचक समूह समुदाय का बोध होता है। अब है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर
एवं या और तथा अथवा आदि लगता है वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे सुख दुख, तो सुख और दुख। ऊंच नीच, ऊंच या नीच, ये विशेषण पद होगा। देश विदेश, देश और विदेश, ये प्रधान पद होगा, क्योंकि यहाँ ऊंच नीच विशेषता बता रहा है, कोई ऊंच या नीच है तो विशेषण पद होगा। देश विदेश दोनों प्रधान हैं तो प्रधान पद होगा। छल कपट, छल अथवा कपट, छल अथवा कपट। लव कुश, लव और कुश संख्या पद होगा, संज्ञा पद। तो इसके बीच में जो द्वंद्व समास होगा तो उन दोनों के बीच में जो है एवं या और तथा अथवा छुपा होता है। इसका विग्रह करने पर बीच में ये आता है। आप समझिए यहाँ द्वंद्व समास होगा, जिसके बीच में जैसे सुख दुख तो सुख और दुख, ऊंच नीच, ऊंच या नीच, छल अथवा कपट, लव और कुश, तो इन दोनों के बीच में ये चीज छुपा हुआ है। और जब इनका विग्रह करने पर एवं या और तथा अथवा लगे तो आप समझिएगा यहाँ द्वंद्व समास होगा। अब छठवां है बहुब्रीहि समास। तो जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जिस समस्त पद में कोई भी प्रधान नहीं होता, जैसे पूरा वाक्य है वहाँ कोई प्रधान नहीं है, बल्कि समस्त पद किसी अन्य पद का बोध कराता है और वही अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, तो यहाँ तीसरा पद आ गया, अन्य पद भगवान शिव आ गए और प्रधान भी यही हुए। इसमें नीलकंठ में न ये प्रधान है और न ए प्रधान है, दोनों पद प्रधान नहीं होते। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात भगवान विष्णु, तो यहाँ न चतुर जो है प्रधान है ना भुज प्रधान है, तीसरा शब्द आया भगवान विष्णु, वो प्रधान हो गए। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। अब हम आपको बताएंगे कर्मधारय तथा बहुब्रीहि में अंतर। तो कर्मधारय में क्या होता है? कर्मधारय में आपको विशेषण विशेष संबंध मिलेगा या उपमेय उपमान संबंध मिलेगा, लेकिन बहुब्रीहि में वो संबंध नहीं मिलेगा। बहुब्रीहि समास ऐसा है कि इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद जो आने वाला है वो प्रधान होता है, तीसरा पद निकलता है और वही प्रधान होता है, लेकिन कर्मधारय में ऐसा नहीं होता है। द्विगु और बहुब्रीहि इसमें भी होता है। द्विगु समास में भी जो है पहला पद संख्यावाचक होता है और बहुब्रीहि में भी संख्यावाचक हो जाता है, लेकिन द्विगु में भी तीसरा पद प्रधान नहीं होता, लेकिन बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है। और द्विगु में संख्यावाचक होता है तो समुदाय का बोध कराता है, किसी समूह का बोध कराता है, लेकिन बहुब्रीहि में ऐसा नहीं होता, उसमें तीसरा पद आता है। ये आज आपका समास पूरा हुआ। आशा करते हैं कि समास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके लिए हम आपको ये गृह कार्य दे रहे हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक तत्पुरुष के उदाहरण दीजिए। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। द्वंद्व समास किन किन तथ्यों द्वारा पहचान पाएंगे, उदाहरण देकर समझाइए। निम्नलिखित पदों का समास विग्रह करके समास का नाम बताइए। पुष्प वर्षा, महाराज यथासाध्य, सुर रचित, घनश्याम। इसका आप समास विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए कि ये कौन सा समास है। धन्यवाद।